नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। दोस्तों, आज उस भारत के इतिहास की बात करेंगे जिसे पौराणिक ग्रंथों में भारतवर्ष कहा गया है। पौराणिक सम्राट राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारत रखा गया। आज उस भारत की बात करेंगे जिसे दुनिया जम्बू द्वीप कहती है, क्योंकि यहाँ पर इस धरती पर जाम्बू अर्थात जामुन के वृक्ष हुआ करते थे, इसलिए इसे जम्बू द्वीप भी कहा गया। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आर्यावर्त के उस इतिहास के बारे में जो हमको और आपसे छुपाया गया। यहाँ पर आर्य लोग रहने के लिए आए, इसलिए इस भारतवर्ष को आर्यावर्त भी कहा गया। आज आर्यावर्त के प्राचीन इतिहास के बारे में भी बात करने वाले हैं। और मुगल शासकों ने जिसे हिंद कह के, कभी हिंदुस्तान कह के लूटा, आज उस भारत के प्राचीन इतिहास की बात करेंगे, उस प्राचीन गौरव की बात करेंगे। और अंग्रेजों ने जिस भारत को इंडिया कह के पुकारा, आज उस इंडिया के प्राचीन गौरवशाली इतिहास की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संविधान में भी लिखा है भारत। उस भारत के प्राचीन इतिहास की चर्चा करेंगे, जो इतिहास हमसे और आपसे छुपाया गया, या ऐसा समझ लीजिए जैसा बताना चाहिए था वैसा नहीं बताया गया। दोस्तों, अगर आप भारत के प्राचीन इतिहास को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता 3600 साल पुरानी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय का मनुष्य तांबे के बर्तन का उपयोग करता था, घर इत्यादि बनाकर, गांव इत्यादि मोहल्ले बनाकर लोगों के साथ रहता था और जीने के तमाम प्रकार के तरीकों को जान गया था। जैसे आग का आविष्कार कर लिया था, जैसे तांबे इत्यादि के बर्तन का उपयोग करता था, घर बनाकर रहता था, तालाब इत्यादि का निर्माण करता था, पशुपालन करता था, कृषि करता था। यह बातें खुदाई में मिले अवशेष से साबित हो चुकी है। यह जो ग्राम था, यह ग्राम धीरे धीरे बड़े होने लगे। बड़े होते होते ये बड़े नगर का रूप लिए। नगर के बाद धीरे धीरे ये जिले का रूप ले लिए। अब यह जिले समय बीतने पर, एक ही दिन में सब कुछ नहीं हुआ, समय बीतने पर यह जो जिले गांव से बढ़कर जिले हुए थे, जिले से बढ़कर महाजनपद हो गए, महाजिले बन गए। ऐसे ही जिलों के श्रेणी में उस समय मगध, पाटलिपुत्र, अवंती इत्यादि आते थे। ऐसे ही यह सब डेवलप्ड होने में लगभग 1500 साल का समय बीत गया। अब इसके बाद समय आया जिसे हम और आप वैदिक काल कहते हैं, जब वेदों की रचना की गई, ऐसा लोग मानते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहा। 700 ईस्वी पूर्व, 400 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व। इसी समय मगध के राजा धनानंद हुआ करते थे। इसी समय बिंबिसार वंश था। इसी समय राजा पुरु थे। वही राजा पुरु जिन्होंने सिकंदर से लोहा लिया था। वह सिकंदर जिसके बारे में अगर कोई राजा सुन लेता था कि सिकंदर की सेना उसकी राज्य की सीमा पर आ गई है, तो राजा राजपाट छोड़कर वहां से फरार हो जाता था, भाग जाता था। सिकंदर से लड़ने की हिम्मत ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं करते थे। जो करते थे वो मारे जाते थे। सिकंदर ने पूरा विश्व जीत लिया था और पूरे विश्व के सेनानी उसके साथ चल रहे थे। समझ लो ऐसा। आप ये भी समझ सकते हैं कि उसके पास पूरे विश्व से युद्ध लड़ने का अनुभव भी रहा होगा। वह यूनान से होता हुआ चिनाब और झेलम नदी के तट पर पहुंचा। वहीं पर राजा पुरु का राज्य था। राजा पुरु ने अपने संदेशवाहक के साथ सिकंदर की सेना में एक संदेश भेजा और कहलवाया कि कल सुबह तलक अगर तुम यहां से चले नहीं गए तो सुबह तुम सभी मारे जाओगे और अपने मौत का कारण तुम स्वयं बनोगे। जब यह समाचार सिकंदर की सेना में फैला तो उनकी सेना हड़बड़ा गई। उनकी सेना सोचने लगी, पता नहीं कितना बड़ा वीर है जो सिकंदर से भी नहीं डरता। सिकंदर की पूरी सेना राजा पुरु के बल का आकलन करने में लग गई।
नतीजा यह हुआ कि अगले दिन युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। दोनों तरफ से लोग लड़े। राजा पुरु बहुत वीरता से लड़े, इतनी वीरता से लड़े कि पूछो मत। युद्ध का परिणाम आया, राजा पुरु युद्ध हार गए। फिर एक परिणाम और आया, सिकंदर की तरफ की लगभग 75% सेना भी मारी गई। सिकंदर जरूर युद्ध जीत गया, लेकिन उसकी आधी से ज्यादा सेना युद्ध में मारी जा चुकी थी। राजा पुरु को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने पेश किया गया तो सिकंदर ने पूछा कि अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। राजा पुरु का जवाब था, जो एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर को राजा पुरु की यह बात बहुत अच्छी लगी और उसने राजा पुरु को उनका सब राजपाट वापस दे दिया और वापस देकर अपने देश यूनान लौट गया। राजा पुरु के हार की खबर पूरे भारत में फैल गई। यह खबर आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य तक पहुंची तो उन्होंने पहली बार इस भारत को संगठित करने की कसम खाई और यही भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनके राज्य में जब तक आचार्य भारत के प्रधानमंत्री बने रहे तब तक देश में किसी नागरिक के ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया गया। विष्णुगुप्त ने समझा एकता की कमी, संगठन की कमी के कारण आज सिकंदर की जीत हुई है और राजा पुरु की हार हुई है। इसलिए आज से मैं कसम खाता हूं कि इस भारत को संगठित करके ही दम लूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आगे का पार्ट जानने के लिए वीडियो का दूसरा भाग जरूर देखें।